चलिए, अभी तक हमने इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देख लिया है। अब एक बार ओरिजिनल एनसीईआरटी की किताब को देख ही लेते हैं। क्या दिया हुआ अध्याय 3 में? क्या दिया हुआ? परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आइए इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, समझने का करते हैं प्रयास। देखो क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ है कि सर एक बात बताओ, प्राचीन भारत एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के ज्ञात। अच्छा, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव, इसका मतलब हुआ लिक्विड। इसका क्या मतलब हुआ? लिक्विड। एक होता है द्रव्य, इसका मतलब हुआ मैटर, पदार्थ। इसका मतलब हुआ मैटर या फिर पदार्थ। द्रव मतलब लिक्विड, और द्रव्य मतलब मैटर या फिर पदार्थ, वस्तु। समझेगा? आ जाओ। कह रहा प्राचीन भारत एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। भाई ये कैसे हो गया? पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से भी 500 पहले, मतलब आज से 3000 साल पहले। अभी कितना 2500 चल रहा? अरे 2025 चल रहा है ना अभी, सोचो। 2500 नहीं, अभी 2025 चल रहा है यार। तो 2025 अभी चल रहा, 500 पहले, मतलब 2500 साल पहले ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? उन महर्षि का क्या नाम था? तो महर्षि कणाद। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु कहा। क्या बोल रहा है? इन्होंने बोला, महर्षि कणाद ने, कि देखो भैया, कोई भी पदार्थ ले लो और उसका टुकड़ा करते चलो, महीन 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 महीन, टुकड़ा होते जाएगा, होते जाएगा, टुकड़ा का टुकड़ा, टुकड़ा का टुकड़ा, टुकड़ा का टुकड़ा, महीन महीन करते जाएंगे। एक ऐसा वक्त आएगा जिसके बाद उसका टुकड़ा कर पाना असंभव हो जाएगा। तो उस अंतिम में जो प्राप्त टुकड़ा है, कण है, उसी को उन्होंने क्या बोला? परमाणु बोला। ठीक है। फकूदा कात्यायमा, क्या नाम है? इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकूदा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। उन्होंने बोला है कि भाई कोई भी पदार्थ जो होता है ना, इसी संयुक्त रूप में पाया जाता है, जिससे का पदार्थ का अलग अलग रूप हमको मिलता है। और ये दोनों के दोनों कौन थे? हमारे भारतीय दार्शनिक थे। कह रहा है लगभग इसी समय ग्रीक में भी, यहाँ हम लोग जो चीज कर रहे हैं, यहाँ के दार्शनिक जो चीज बता रहे हैं, उसी समय ग्रीक में भी, एथेंस यूनान जो बोलते हैं, दार्शनिक एक थे डेमोक्रेटस एवं ल्यूसिपस। डेमोक्रीटस एंड ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को परिभाषित करते जाएं तो हम एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए ये सभी लोग लगभग एक ही बात बता रहे थे, जो भी थे सब जगह के एक ही बात बता रहे, लेकिन ये सब थ्योरेटिकल ऐसे ही बातें थे। इसको, लेकिन हम साइंस पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि साइंस में क्या होता है, जो भी चीज सिद्ध नहीं हो रहा तो वो साइंस के अंदर सही नहीं माना जाएगा। तो कह रहा है इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं किए गए। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक, मतलब 1799 तक की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के लिए इच्छुक हुए कि तत्व कैसे बनते हैं। ठीक है, आओ चेक करते हैं।
तथा कैसे बनते हैं या फिर कैसे संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो क्या होता है, ये सारी बातों पे 18वीं शताब्दी के बाद चर्चाएं होनी प्रॉपर तरीके से शुरू हुई। बोला है कि वैज्ञानिक आंतवा एल लेवोजियर, जिनको शॉर्टकट में ए एल लेवोजियर बोला जाता, ये वही ए एल लेवोजियर है जिसे रसायन का पिता बोला जाता है। रसायन का क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र का पिता या पितामह बोला जाता है। इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को क्या किया, स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। ठीक है क्या, आइए देखते हैं। कह रहा है रासायनिक संयोजन के नियम। क्या कह रहा है, एल लेबोजियर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट, दो नाम है, एक लेबोजियर और एक प्राउस्ट ने कौन सा नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे हैं। तो उसमें बोल रहा है लेबोजियर और प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित कितने नियम दिए, दो नियम दिए। और वो कौन से नियम है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है न ही उत्पन्न होती है, सिर्फ रूपांतरण होता है। उसी तरीके से द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम है कि भाई क्या होगा, कभी भी कोई अभिक्रिया होगा तो द्रव्यमान कुल रूप में क्या होगी, संरक्षित रहेगी। जैसे कि आइए देखते हैं। कह रहा निम्न एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल बनाइए, बना लेते हैं। बोल रहा है कि एक्स में कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम लिया, सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम लिया, और यह आपके सामने दिया हुआ एक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। ठीक है, ओके। इसका अलग अलग क्या बोल रहा है, 10 ml जल में इसका विलयन तैयार करने के लिए बोल रहा। कह रहा विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए, यहां फ्लास्क है आपके सामने, एवं एक्स के विलयन को एक छोटी प्रखनली में लीजिए। ओके, बोला छोटी प्रखनली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो, और तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क की भांति लगा दीजिए। क्या है सो देखो, यहां आपको क्या किया गया है, एक विलयन लिया गया और एक छोटा इसमें विलयन लिया गया आपके सामने। अब बोल रहा है कि वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के विलयन छोटी प्रखनली है, ये डूबी हुई छोटी प्रखनली है, और ये कौन सी है, वाई वाली है। क्या बोलना चाह रहा, आइए देखते हैं। कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है, ये देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। कहने का मतलब अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा, तो इधर क्या रहेगा, अभिकारक। बाईं तरफ क्या होता है, अभिकारक या अभिकर्मक, रिएक्टेंट। ये क्या करेगा, अभिक्रिया। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, उत्पाद या प्रोडक्ट या प्रतिफल बनाएगा। तो कुल द्रव्यमान जितना अभिकारक का होगा उतना ही कुल द्रव्यमान कितना होगा, उत्पाद का होगा। तो कुल द्रव्यमान क्या होगा, नियत रहा, मतलब द्रव्यमान नहीं घटा नहीं बढ़ा, कुल द्रव्यमान बोल रहा। इसलिए इसको बोला कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, दिख रहा है क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन हो क्या सकता है, नहीं विनाश। यही इस उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलिए। कह रहा है दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। आपसे पूछेगा कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो लेवोजियर ने दिया। एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर बना है तो किस प्रकार से वो अभिक्रिया करता है, किस प्रकार से वो मिलता है, इसकी बात की गई। आइए देखते हैं क्या बात। दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता।
इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, चाहे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। जैसे जल है, कहीं से ले भी लाओगे, जल का जो अंदरूनी संरचना है H2O, वो हर जल का H2O ही रहेगा, चाहे वो समुद्र का जल हो या फिर नदी का जल हो या चापाकल का जल हो। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने बनाया और किस स्थान से प्राप्त किया गया है यौगिक में, क्योंकि उसका अनुपात निश्चित होता। कह रहा है यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता। कैसे हुआ? ऐसे हुआ। ये क्या है? जल। एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया अनुपात, एक ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो 1:8 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वही आपसे कह रहा कि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस पे यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करेंगे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। इस प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का भी जो अनुपात होगा वो भी नियत होगा। वो कितना होता है? 14:3। अमोनिया है, NH3। इसमें अनुपात देखेंगे तो ये भी नियत होगा। नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 का 1, 3 का 3, 14:3 हो गया। चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई हो, एक ही बात होगी। कह रहा उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहता। अगर स्थिर अनुपात का नियम पूछ ले किसने दिया तो भी लेबोचियर, और निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया तो भी लेबोचियर। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ध्यान में रहेगा क्या? प्राउस्ट भी आंसर रहेगा क्योंकि दोनों ने मिलकर किया था। आपसे बोलेगा जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में, जॉन डाल्टन के बारे में दिया, क्योंकि इनका भी कुछ नियम होगा, तो एक गुणित अनुपात का नियम भी हुआ करता था। कह रहा है कि जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में जॉन डाल्टन इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। सोचिए, मात्र 12 साल की आयु में। 7 साल बाद, मतलब 19 साल के जब भाई साहब हुए तो वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। 19 साल में, 19-20 साल में कोई प्रिंसिपल बन जा रहा है स्कूल का, बहुत बढ़िया। 1793 ईस्वी में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। एग्जाम में क्या पूछेगा? ये पूछेगा 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। अगर आपसे पूछ लेगा परमाणु सिद्धांत कब दिया उन्होंने? 1808 ईस्वी। कहां के थे? इंग्लैंड के थे। कहना है कि वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने क्या किया? द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की परिभाषिता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था कि हाँ, हर पदार्थ है उसको महीन करोगे, टुकड़ा टुकड़ा में परिवर्तित होगा, सबसे छोटे टुकड़े को परमाणु बोल देंगे। ये एक ऐसे दार्शनिक विचार था, साइंटिफिक बातें नहीं हो रही थे। तो उसको किसने किया? जॉन डाल्टन ने। कह रहा है ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाजित कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम ही दिया। सब शुरू से परमाणु बोल रहा था, इन्होंने भी बोला कि यह परमाणु परमाणु होगा। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। पूछेगा किस नियम पर? तो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। मतलब वो लोग जो बोल रहे थे पहले वाले दार्शनिक, उन्होंने बस बोल दिया, बात खत्म हो गए। लेकिन इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम, निश्चित अनुपात के नियम, रासायनिक संयोजन के जो नियम है, उस पे इनका कॉन्सेप्ट फिट बैठ पाया। किनका? जॉन डाल्टन का। कब सिद्धांत दिया? 1808 में। कहां के थे? इंग्लैंड के। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य
चाहे तत्व हो, यौगिक हो, तत्व हो, यौगिक हो या फिर मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? परमाणु कहते हैं। ये किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। अगर आपसे पूछ लेगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो सभी के सभी द्रव्य पदार्थ, चाहे तत्व, यौगिक, मिश्रण, सूक्ष्म कणों से बने होते, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा, देखो अगर आपसे पूछ लेगा डाल्टन का जो सिद्धांत था उसके आप बताएं, पार्ट बताएं क्या क्या थे, तो सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सही बात है। जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बात भी सही है, उन्होंने बोला था और बात भी सही है। सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं और जो परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, बात सही है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही विनाश होता। अब समझिए, कह रहा है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, ये डाल्टन ने कहा था। अगर आपसे पूछ लेगा डाल्टन ने कहा था कि नहीं कहा था परमाणु सूक्ष्मतम कण है अविभाजित, तो सही बात है, इन्होंने कहा था, लेकिन ये आज के समय में ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि परमाणु विभाजित है और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित हो चुका है। कह रहा दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। ठीक है, तो भाई आगे बोल रहा है भिन्न भिन्न, क्या बोल रहा है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। सही बात है, अलग अलग। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु अलग होगा, उसका रासायनिक गुण, उसका भौतिक गुण अलग होगा। हाइड्रोजन के परमाणु का गुण अलग होगा। कह रहा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्माण करते हैं। सही बात है। जैसे अगर जल बनाना है, 2 ऑक्सीजन लोगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तब जाके जल बन जाएगा। तो वही एक संख्या में ही ऐसा करते हैं, ये बोल रहा। कह रहा है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। आप अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद अगले चैप्टर नंबर 4 में करेगा। अभी फिलहाल यहां पर देखते हैं। कह रहा परमाणु क्या? आ जाइए, व्हाट इज एटम? एटम क्या है ये बताइए। कह रहा है क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखा है? दीवार बनता है, उसमें देखते होंगे ईंट होता है, ईंट से पूरा मकान बन जाता है। कह रहा है इन दीवारों में एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी एंटी हिल की रचनात्मक इकाई क्या है? या रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। मतलब ये इतने बड़े बड़े बिल्डिंग रेत से, ईंट से बन जाते हैं, छोटे छोटे कण से बन जाते हैं। तो छोटे छोटे कण को ही क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु बोलते हैं। कह रहा परमाणु का आकार कितना बड़ा होता? अगर ये पूछ लेगा कि परमाणु का आकार कितना बड़ा होता है, तो देखेंगे परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटा होता। आप सोचो, आप अपने माइंड में सोच लो कि परमाणु का आकार इतना छोटा तो होना ही चाहिए। नहीं भाई, उससे भी छोटा होता। ये कहना चाह रहा, लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखेंगे तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक सीट, पतली सीट बन पाएगी। कितने लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखेंगे तब सीट बन पाएगा, पतला सीट। तो सकते हैं कितना छोटा होता। लेकिन आइए, वो तो आप जानते ही हैं, काम की बात यहां पर। अगर आपसे पूछ लेगा परमाणु त्रिज्या को किसमें? नैनोमीटर में मापा जाता है। और 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एग्जाम में ये पूछेगा, पूछा हुआ सवाल पूछ लेगा हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रम, इसी को 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं। जल अणु तो हाइड्रोजन से बड़ा होगा, जल बड़ा होगा 10⁻⁹ मीटर। बोलोगे सही तो छोटा हो रहा? नहीं, छोटा नहीं हो रहा। जब पावर में माइनस, जैसे पावर है, समझो बात को, आप जानते हैं इस बात को, पावर में -10 है, -9 है, तो माइनस होता है तो छोटा वाला वैल्यू बड़ा होता है। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया? जल का 10⁻9 मीटर, हीमोग्लोबिन 10⁻8, रेत का 10⁻4, चींटी 10⁻3, 10⁻3 होता है मिलीमीटर, और सेब 10⁻1 जिसको डेसीमीटर बोलते हैं। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें?
कह रहा है इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके फिर भी यहाँ विद्यमान है और हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता। हम आप सभी की सभी वस्तुएं ये किसकी बनी होती है? परमाणुओं की बनी होती है। आप इन बातों को भली भांति जानते हैं। कह रहा अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों के सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु, जैसे ये क्या है, सिलिकॉन की सतह को जूम करके दिखाया गया। क्या करके दिखाया गया है? जूम करके दिखाया गया। कह रहा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? आधुनिक प्रतीक की बात कर रहा। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। अगर आपसे पूछ लेगा कि सर्वप्रथम तत्वों का जो प्रतीक है किसने दिया, तो भैया डाल्टन ने दिया। ठीक है, अच्छा इधर आ जाइए। उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता। अच्छा समझिएगा, डाल्टन साहब ने भी दिया प्रतीक और बर्जिलियस ने भी दिया। डाल्टन साहब इस तरीके से दिए सिंबॉलिक फॉर्म में, लेकिन बर्जिलियस साहब ने लेटर, जैसे आयरन लिखना है मेरे को तो FE, ये दो शब्द के कुछ लेटर्स को मिला के बना दिया गया। तो FE पहला वाला क्या होता है? बड़ा लेटर होता है, कैपिटल लेटर। दूसरा वाला जो होता है स्मॉल लेटर होता है जनरली सभी। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का जो सिंबल पढ़ते हैं वो बर्जिलियस ने दिया, लेकिन पहले डाल्टन ने दिया। अब ऐसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभार अगर पूछना होगा तो इस टाइप का हाइड्रोजन का पूछ सकता है, ऑक्सीजन का पूछ सकता है, अदरवाइज इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हाइड्रोजन क्या किया, गोल लिया, बीच में बिंदु डाल दिया हाइड्रोजन, खाली छोड़ दिया ऑक्सीजन, थोड़ा सा शेडिंग हल्का सा तो कार्बन, ऐसे बना दिया गाड़ी के हैंडल जैसा फास्फोरस, ये कॉपर। इस तरीके से इन्होंने एक सिंबल बना दिया जिसकी अब जैसे हम लोग अब इसको उपयोग नहीं करते। अगर आपसे पूछ लेगा कि प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे, उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, उदाहरण स्वरूप स्वर्ण गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है? पीला, ऑरम। गोल्ड का क्या? AU, ऑरम होता है, जानते हैं ना। बोला इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा IUPAC नेम, नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, नामकरण देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। वही कह रहा है कि IUPAC अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों, मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करता है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर सदैव बड़े होते हैं, हमने आपको बताया कैपिटल लेटर में होता है, और दूसरे अक्षर क्या होता है? स्मॉल लेटर में होता है। जैसे कि कोबाल्ट का CO, ये बड़ा है ये छोटा है। CO दोनों बड़ा नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसलिए ये नहीं। एल्युमिनियम में ये A बड़ा है, L छोटा है, ऐसा नहीं कि ये बड़ा ये भी बड़ा, तो ये नहीं, ये पहला बड़ा दूसरा छोटा, इस तरीके से लिया जाता। यही बातें यहां पे दिया। कह रहा है कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाया गया, जैसे क्लोरीन, जैसे जिंक, ZINC, तो यहां से दोनों को ले लिया, हो गया। क्लोरीन CHLO, यहां से ये ले लिया, हो गया। मतलब जहां जैसा लगा, जिस पे ज्यादा जोर पड़ा उसके हिसाब से उन्होंने लिया। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। उदाहरणार्थ लौह का प्रतीक Fe है जो उसके लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na है, पोटेशियम का प्रतीक K है। सोडियम नाइट्रियम से बना, पोटेशियम कैलियम से बना। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है।
चलिए, अब हम आ चुके हैं ओरिजिनल एनसीईआरटी की किताब पर। हमने बोला था कि पहले हम थ्रोली आराम से थ्योरी पेपर पार्ट पढ़ेंगे, उस पढ़ने के बाद हम ओरिजिनल एनसीईआरटी किताब में देखेंगे क्या बातें लिखी हुई है। तो आइए देखते हैं, लाइन बाय लाइन देखेंगे सारी चीजों को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझने में मदद मिल सके। आ जाओ शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ सो देखो, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास में जो पदार्थ होते हैं उसकी बात की जा रही है। देखो क्या लिखा हुआ, लिखा है कि अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। सही बात है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या बोला? पदार्थ बोला। कोई वस्तु जिस चीज से बनी होती है उसको क्या बोला वैज्ञानिकों ने? पदार्थ बोला। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी गई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती है। इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा कि पदार्थ किसको बोलेंगे? तो देखो, पदार्थ उसको बोलते हैं जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो। उस वस्तु को, उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो। जो कुछ स्थान घेरे, जिसका अपना आयतन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे ये वस्तु एक ये क्या है? पदार्थ, क्योंकि इसका द्रव्यमान है, इसका आयतन है, कुछ स्पेस, कुछ जगह लिए हुए। मैं क्या हूं? एक पदार्थ हूं। मेरा अपना कुछ द्रव्यमान है, मैं एक जगह छेकता हूं, ठीक है, मेरा आयतन है। तो जो कुछ भी जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान छेके, जिसको हम स्पर्श कह सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सभी के सभी क्या है? पदार्थ। ठीक है, आ जाइए, इसमें क्या कह रहा है सो देखो। आगे कह रहा है कि प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिससे क्या कहा उन्होंने? पंच तत्व कहा। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। आपने सुना होगा ये बात, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्वों में इन्होंने व्यक्त किया। ये 5 तत्व कौन है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आकाश मतलब क्षितिज। तो क्या हो गया? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। मतलब जो भी चीजें हम देख रहे हैं, इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना हुआ। किससे? वायु से, पृथ्वी से, अग्नि से, जल से, आकाश से। ये शुरू में लोगों ने, वैज्ञानिकों ने ऐसा बोला। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने, आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में यूनान, एथेंस वाले जो लोग थे वो ज्यादा विकसित हुआ करते थे, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी खोज सबसे ज्यादा वही हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार क्या वर्गीकृत किया है। ठीक है क्या? अच्छा, कह रहा है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म 2 तरह के होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। जो उसकी संरचना से संबंधित हो, उसकी बनावट से संबंधित हो, तो उसको बोलते हैं रासायनिक गुणधर्म। और जो उसके दिखने से, आकार से, आमाप से, शेप, साइज हो गया, उसके क्या स्वभाव है, अगर उससे देखा जाए तो उसको बोलते हैं भौतिक गुण। तो कह रहा आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से क्या वर्गीकृत किया। कह रहा इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। किस आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में भौतिक गुण देखेंगे और जो सेकेंड चैप्टर होगा उसमें हम लोग क्या होंगे? रासायनिक गुण को देखेंगे। क्लियर है क्या? देखो यहाँ पे लिखा हुआ अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ऐसा है सिस्टम जिसको बोला जाता है। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, 1 घन मीटर। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है? लीटर। बोलते हैं ना दूध कितना लीटर? 1 लीटर, 2 लीटर। तो जनरली लीटर में मापते हैं, लेकिन ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। और 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, और 1000 ml में 1 लीटर होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं, ये आप जानते हैं। आ जाइए, यहां पर क्या लिखा हुआ? इसमें लिखा हुआ पदार्थ की
भौतिक स्वरूप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको भौतिक गुण के बारे में ही पढ़ना है, तो भौतिक स्वरूप को हम देखेंगे। क्या है भौतिक स्वरूप? आइए देखते हैं। कह रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सही बात है, पदार्थ क्या है? कणों से मिलकर बना। ये हमने पहले ही बता रखा आपको। कह रहा बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह मानता था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना। अच्छा, दोनों विचारधारा में से कौन सा वैलिड हुआ? तो भैया सेकंड वाला, कि भैया जो भी पदार्थ है वो बुरादा से, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। कह रहा आइए किस क्रियाकलाप के आधार पर पदार्थ के स्वरूप के बारे में हम निर्णय लेते हैं। आइए कि कैसे बना हुआ। आइए, सतत है या फिर कण, आओ देखते हैं। इसमें कह रहा है 100 ml का बीकर ले। कितना? 100 ml का बीकर ले लिया। बीकर मतलब कंटेनर को बोलते हैं। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। ठीक है, 100 ml का एक बीकर लिया। ठीक है, ये 100 ml का, लेकिन आधा ही भरा। ठीक है, यहां पे हमने एक निशान लगा दिया। कह रहा है दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोले। कुछ भी नमक या शर्करा रहा है तो उसमें डालिए और ऐसे मिला दीजिए। कह रहा है जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे। बोल रहा है कि आप 100 ml का कोई गिलास था, उसमें आपने 50 ml जल भर दिया और उसमें क्या किया आपने? नमक या चीनी मिला दिया और उसको घोला। तो बोल रहा है कि क्या घोलने के बाद इस जल का स्तर बढ़ा क्या? तो नहीं बढ़ा भाई। क्यों नहीं बढ़ता? क्या आप शरबत बनाते हैं तो जल का स्तर बढ़ जाता है क्या? नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि जल जो द्रव है उसमें जो खाली जगह है उसमें वो कण क्या होते हैं? समाहित हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। कह रहा आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? तो भैया गायब हो गया, घुल मिल गया। क्या यह जल के स्तर में कोई बदलाव लाता है? नहीं भाई, बदलाव नहीं लाता है। यही बातें हैं। आइए आगे। कह रहा है इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। सही बात है, सभी पदार्थ क्या? सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में क्या हो गया? घुल गई। जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। 1.1 चित्र आगे है दिया हुआ। लीजिए आपके सामने ये चित्र दे दिया। आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा? चलो, क्या बोल रहा है देखो। कह रहा लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, मतलब जल के कण थे, मतलब जल था। अब जल का पार्टिकल तो दिखता नहीं, पूरा का पूरा जल दिखता है। तो क्या किया गया? उसको मैग्नीफाई कर दिया गया। कितना गुना? 1,00,000 गुना। मतलब मेरा जितना भी साइज है, मेरे साइज जैसा 1,00,000 आदमी को एक जगह खड़ा कर दो, जितना बड़ा होगा सोचो उतना बड़ा किया गया, तब आपको ये जल का कण दिख रहा। तो जब जल का कण दिख रहा है तो इसके भी देखो खाली स्पेस भी दिख रहा होगा। वही बोल रहा कि ये जल है, इसमें नमक मिलाया गया। देखो नमक मिला रहा है, इसको घोल रहा है। नमक मिलाया क्या कर रहे हैं? घोल रहा है। तो नमक जो है नीचे पेंदी में था, अब हमने क्या किया? इसको घोल दिया, तो ये जल के कण के बीच में आ गया। जल का जो कण उसके स्पेस था उसमें नमक घुल गया। कह रहा है जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में क्या होते हैं? समावेशित हो जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ सभी के सभी पदार्थ, ये इस बात से सिद्ध होता। दूसरा हमने बताया था कि पदार्थ के कण, अरे हट जा, भाग गया। देखो क्या कह रहा? पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? पदार्थ के जो कण होते हैं कितने छोटे होते हैं? भैया ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटे होते हैं। उसी बात को देखना है यहाँ पे। कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4। कह रहा पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल ले। पोटेशियम परमैंगनेट ले, उसके 2 या 3 क्रिस्टल को क्या करें? पानी में घोल लेना। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दे। फिर इस घोल में से 10 ml निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दे। इस प्रकार इस जल को 5 से 8 बार तनुकृत करते रहे तो क्या होगा ये बताइए। क्या जल अब भी रंगीन है? हाँ है। आइए इसको समझाते हैं कहना क्या चाह रहा। देखो आपके सामने तस्वीर दिया गया, इससे आपको समझ में आएगी बातें। बोला कि आप 100 ml ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट और जल में मिला दिया। क्या किया? जल में घोल दिया। कुछ 10 ml कुछ ही घोला, तो क्या होगा? इसको रंगीन कर देगा। ओके, अब इसमें से थोड़ा सा 10 ml निकाला, दूसरे जल में मिलाया,
उसको भी थोड़ा सा क्या करेगा, रंगीन करेगा। लेकिन अब मात्रा धीरे धीरे घटने लगेगी, लेकिन रंगीन करेगा। अब सोचो उससे भी 10 ml निकाल के इसमें डाला, रंगीन करेगा, और 10 ml, तो रंगीन तो करेगा, लेकिन जो रंग गाढ़ापन था वो गाढ़ापन घटने लगता, लेकिन रंगीन करता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बहुत छोटा कण इससे लिए, तब इसमें इसको भी रंगीन कर दे। इसका बहुत छोटा कण लिया तो भी रंगीन कर रहा, इसका बहुत छोटा मात्रा लिया तो भी रंगीन किया, बहुत छोटा मात्रा तो भी रंगीन कर रहा। मतलब जो भी पदार्थ है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ, वही बात बोल रहा। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते। कह रहा प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। क्या बोल रहा हूं? हल्का होता जाता है लेकिन रंगीन नजर आता, वही मैं बोल रहा था। आइए इसमें देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा है कि यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों, बहुत थोड़े से मतलब कम, दिख रहा है प्रॉपर, बहुत बढ़िया, क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः ये क्या होंगे? अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। मतलब जो कण है वो महीन करते गए एकदम छोटा छोटा कण करते गए, एक स्थिति तो आएगा जिसके बाद उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। वो बातें कह रही है। कह रहा पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी आप यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझना है, तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। कह रहा पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये हमने बता रखा है आपको। अब बोल रहा है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कण के क्या गुण होते हैं? तो एक तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता, हमने देखा था। जल में जैसे आपने नमक या चीनी मिलाया था, क्या होता? उसमें घुल मिल गया था और जल का स्तर भी नहीं बढ़ा था, मतलब उसके खाली स्थान थे, तब तो ऐसा हुआ था। बोल रहा है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है सो देखो। कह रहा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और इससे पहले भी चीजें लिखी गई होंगी, यहाँ पे लिखा हुआ पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता। कह रहा है क्रियाकलाप 1.1 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समाविष्ट हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या है? पर्याप्त स्थान है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण रुके हुए नहीं होते, वो गति करते रहते हैं, चाहे वो ठोस के कण हो, द्रव के कण हो या गैस के कण हो। हालांकि सबसे अधिक गैस में होगा कणों की गति, सबसे कम ठोस में होगा, लेकिन गति सभी करते हैं। वही बोल रहा। कह रहा अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। एक बुझी हुई अगरबत्ती को क्या करना, रखना। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता, और अगरबत्ती जला दे तो क्या होता? क्या दूर से इसकी सुगंध आपको नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। एक घर के कोना में कहीं अगरबत्ती बस रखा हुआ तो उसका सुगंध आ जाएगा क्या? नहीं। अगर आपको एकदम उसके पास जाएंगे तब जाके सुगंध आएगा कि हाँ अगरबत्ती यहाँ पे है, या थोड़ा सुगंध महसूस होगा। लेकिन अगर आप उसको जला देते हैं तो दूसरे कमरे में रहेंगे तो भी आपको सुगंध आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सुगंध जो उस कण है ना वो हवा में फैलता, विसरित होता, और विसरित होता और फैलकर तैरकर मेरे पास, मेरे नाक के पास आता, तो गति करता है तब तो हमारे पास आता है। इससे ये साबित हुआ कि निरंतर क्या करते हैं? गति करते। वही बातें ये आपसे पूछ रहा कि दूसरा क्रियाकलाप लिया कि जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे, कोने में रख दे, अपने प्रेक्षण को नोट करें। तो भैया शहद क्या होगा? उतना घुलेगा नहीं, लेकिन स्याही क्या होगा? ज्यादा घुल जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें बोल रहा। अभी क्रियाकलाप 1 2 5 दिया है। फिर
प्रयास करने एक दूसरे को। देखो फिर कह रहा है स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद क्या, वह स्याही का रंग क्या होगा, पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगे, तो स्याही का रंग भैया तुरंत ही घुल मिल जाएगा, लेकिन शहद जल्दी नहीं घुलेगा पूरा तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, गति तो सब करते हैं लेकिन सबके गति करने की जो गति होती है, दर होता है, वो अलग अलग होता है। कह रहा है एक गिलास में गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट का सूत्र आप जानते ही हैं CuSO4, और पोटेशियम परमैंगनेट का जानते हैं KMnO4, सब मार्केट में मिलता है। कह रहा है एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में एक में कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाले और एक और रख दे और हिलाए नहीं। बोल रहा है कि 2 गिलास लिया, एक में गर्म पानी लिया, एक में ठंडा पानी लिया, उसमें कुछ भी डाल लीजिए, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम, कुछ भी डाल लिया, मान लिया कि आपने डाल लिया कॉपर सल्फेट, उसको हिलाना नहीं है, रख देना। बहुत बढ़िया। फिर क्या करना है सर हमें, फिर क्या करना है, फिर करना है क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे, पेंदिए बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, तो भैया ये क्या होता है, घुलने मिलने लगता, घुल जाता, रंगीन कर देता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब गति के, ये पदार्थ के कण क्या होते हैं, गति करते हैं। तो ताप, और साथ ही साथ जिसमें ठंडा वाला होगा उसमें उतना ज्यादा नहीं घुलेगा, लेकिन गर्म वाले में ज्यादा घुलता। ठीक है, यही बात आपको ये बोलना चाह रहा। कह रहा कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों, तीन क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जो गति करेगा, गति के कारण वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो क्या करेगा, गति होगा, गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। कैसे, गर्मी होता है तो हम लोग इधर उधर भागते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं। ठीक है, गर्मी में क्या होता है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि गति करेंगे तो गतिज ऊर्जा आएगा, और गर्मी होगा तो भी गतिज ऊर्जा आएगा, दोनों केस में वही बोल रहा। इसलिए ऐसे हम घर्षण भी करते हैं, गति करने से इसमें भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, हीट एनर्जी। कह रहा उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं, ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता। ठीक है, क्यों होता है, समावेश के कारण होता है, वही बोल रहा। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विश्रण कहलाता, बताया था कि यहां अगरबत्ती जला, वहां तक चला जाएगा आपके पास तक, तो क्या हो गया, विश्रित होके वहां चला गया। कैसे, तो अगरबत्ती के जो कण है गैस के, और यह हवा में घुल मिल गया, तब ना आपके पास पहुंचा, वहां पे पहुंचा। वही बात बोल रहा कि इसको क्या बोलते हैं, विश्रण, इंग्लिश में क्या बोलता है, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। कह रहा है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विश्रण। हमें यही पता चलता है कि गर्म करने में विश्रण की दर तेज हो जाती है, मतलब विश्रण जो है ना, ये ताप का क्या है, सीधा समानुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे, विश्रण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। और ये विश्रण का एक नियम दिया था, एक वैज्ञानिक थे, विश्रण के का नियम, अगर आपसे कहीं पूछ ले एग्जाम में कि विश्रण का नियम किसने दिया था, तो एक ग्राहम बेल नाम के वैज्ञानिक थे। किसने, ग्राहम बेल ने विश्रण की दर, विश्रण का नियम दिया था कि कोई वस्तु जो है, जो विश्रित करेगा उसका दर किसके समानुपाती होगा, तो तापमान के समानुपाती होगा, लेकिन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब जिसका घनत्व कम होगा उसके विश्रण की दर ज्यादा होगी। यही कारण है कि गैस का घनत्व कम होता तो उसका विश्रण ज्यादा होता, और ठोस का घनत्व ज्यादा होता तो उसका विश्रण कम होता। बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कह रहा है इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बनाए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह ईद मिस की नर्तकों की तरह एक दूसरे को क्या करेगा, कसकर पकड़ के रखेगा। ये सब एक खेल टाइप का दिया गया। दूसरा समूह दूसरे को हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। ठीक है क्या,
अब बोल रहा है क्या कि किस समूह को तोड़ना आसान होगा। तो भैया जो उंगली के सहारे ऐसे रहेगा, चौथा समूह तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। तीसरा समूह केवल उंगली, अब उंगली के सहारे ऐसे रहेगा, टच तुरंत तोड़ दोगे। आज जो तुम कस के पकड़े हुए रहेगा उसको तोड़ना भैया क्या होगा, कठिन होगा। सही बात है। किसमें कम बल लगेगा, किसमें ज्यादा बल लगेगा, आइए देखते हैं। दूसरा बोल रहा है एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले, इन पर हथौड़ा मारकर काट कर या खींच कर इसे भंगुर करने का प्रयास करे। वह लोहे का कील तो तुरंत भंगुर नहीं होगा, लेकिन चौक का टुकड़ा हो जाएगा। रबर भंगुर नहीं होगा लेकिन खिंचाव होगा। तो ये सभी क्या है, तो ये आकर्षित किससे संबंधित है। कह रहा है एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करे। जल लेके उंगली से ऐसे काटने का प्रयास करे। शादी ब्याह होता है ना, तो एक होता है मतलब विधि व्यवस्था, विधि कहते हैं, विधि कहते हैं, जिसमें जल कटाई होती है। ठीक है, जनरली कुआं पे होता है, जहां कुआं नहीं वहां पे चापाकल पे हो जाता है, ये सब चीज जानते होंगे। तो एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करे। क्या जल की सतह कटती है, क्या जल सतह न कटने का कारण क्या। भाई जल की सतह कैसे कटेगी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ कौन से पदार्थ हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, कुर्सी, अच्छा कौन सा, ठोस कौन है, द्रव कौन है, गैस कौन है, नहीं बता देंगे। कुर्सी क्या है, ठोस है, वायु क्या है, गैस है, इस तरीके से आपको बताना। कह रहा है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर से आपको मालूम चल जाता है, किसके कारण, तो विषरण के कारण हो जाता है। तो ये सभी चीजें हैं। अच्छा आइए, कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं, क्या बोलता है, स्टेट ऑफ मैटर, इसको बोलते हैं स्टेट। वो वाला स्टेट नहीं कि यूपी बिहार छपरा हिले, वैसा वाला नहीं, ऐसे छपरा स्टेट नहीं है, लेकिन जो भी आप समझ गए होंगे हमारी बात को। तो पदार्थ की अवस्था बोल रहा है कि किस किस रूपों में पाया जाता, किस अवस्थाओं में पाया जाता। आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं, ठोस में होते हैं, द्रव में होते हैं, गैस में होते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इतना ही तो नहीं होता, होता तो और भी, हाँ होता है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। चौथी अवस्था क्या होता है, प्लाज्मा होता है। जब किसी गैस को उच्च ताप पे गर्म करते हैं तो गैस के जो परमाणु होते हैं वो कुछ या सभी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण वो आयनित हो जाते हैं। गैसों के इसी आयनित जो मेटेरियल बना, गैस बना, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। सूर्य और तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होते हैं वो प्लाज्मा से ही होती है, चमक प्लाज्मा से ही आती है। और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ तीन अवस्था के, जो हमको दिखता है, जो हम देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो हमारे आसपास का ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होते हैं। हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों को क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। बोला है क्रियाकलाप, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़ी, ये सब क्या, ये सभी के सभी ठोस ही तो है। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का चित्र बना लीजिए। ओके, क्या इन सभी का निश्चित आकार होता है, स्पष्ट, बिल्कुल होता है। ये इससे ये समझाना चाह रहा, क्या इनको एक दूसरे से विषण संभव है, नहीं। क्या इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें तो क्या होगा, नहीं होगा। इस हथौड़ा मारने खींचने से क्या होगा। बोल रहा है कि सिंपल सा, ये ठोस है तो ठोस का आकार बदलेगा क्या, नहीं। ठोस का एक निश्चित आकार होता है। ठोस का कैसा होता है, ठोस का आकार कैसा होता है, आकार होता है निश्चित। इसका आयतन क्या होता है, तो आयतन भी इसका निश्चित होता, इसका आयतन भी निश्चित होता। ठोस का आकार भी निश्चित होता है, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। इसको संपीड़ित नहीं कह सकते, दबा के ना, ठोस को, लकड़ी को दबा के छोटा कम नहीं कर सकते, नहीं किया सकता, संपीड़ित नहीं कर सकते। ठोस यहां से वहां तक अपने आप नहीं चला जाएगा, विस्तृत नहीं होगा, ये कहना चाह रहा, ये उसका गुण है, ये ठोस का गुण है, ये कहना चाह रहा। बोला उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित निश्चित क्या होता, आकार, अस्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़िता होता। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। टूट जाएगा लेकिन आकार नहीं बदलेगा।
ऐसा नहीं है कि कोई ठोस है, लकड़ी का टुकड़ा उनको गिलास में रखा, गिलास के जैसा चला हो जाएगा, थाली में रखा थाली जैसा हो जाएगा, में रखा बाल्टी जैसा होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा है वैसा ही रहेगा, आकार निश्चित रहेगा। ज्यादा उसको छेड़ोगे पीटोगे तो टूट जाएगा, लेकिन आकार नहीं बदलेगा। सही बात है क्या? मुझे उम्मीद है। हाँ। क्या? आइए, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या रहा है कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। क्लियर है क्या? बल लगाने पर भी ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। तो विचार कीजिए, विचार करें। साउंड आ रहा? क्या रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? खींचकर खींच सकते हैं तो लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन जैसा रबर है रहेगा तो वैसा है। ये आकार बदलेगा, लेकिन ये ठोस के अंदर ही आएगा। बिना आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, लेकिन है तो ये ठोस ही। क्या है ये? ठोस ही है। ठीक है। स्पंज क्या है? तो भैया ये भी ठोस है, क्योंकि स्पंज में क्या होता है, हवा भरा हुआ हवा रहता है। तो उसको जैसे ही दबाते हैं तो अंदर का हवा निकल जाता है, तो वो छुट हो जाता है, लेकिन है वो ठोस है। तो ये सभी क्या है? ठोस है। कह रहा है ये सभी ठोस ही है, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता। ठीक है क्या? चलो यही बात बोल रहा, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है? द्रव अवस्था, ठोस अवस्था हमने देख लिया। ठोस का क्या होता है, हमने क्या समझा? ठोस का एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, ये संपीड्य नहीं होता है। इसको दबा के हम इसको आकार को छोटा नहीं कर सकते, ये दृढ़ होता है, ये इसका मतलब। कह रहा द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। कौन से स्टेट की बात कर रहा? लिक्विड स्टेट की बात कर रहा। बोला निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कर। बहुत बढ़िया। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी तो लिक्विड है भाई। द्रव जानते हो द्रव क्या होता? कह रहा है इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? एक 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रम से एक एक करके डाले। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान होता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या होता है? देखो, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब आप द्रव को रखेंगे तो जैसा बर्तन होगा वो उसका आकार ले लेगा। जैसे एक गिलास दूध है या पानी है, उसको अपने गिलास में ही रहने दो, गिलास के आकार का हो जाएगा। लोटा, लोटा तो समझते हैं, उसमें रख देंगे उसके आकार का हो जाएगा। कटोरा समझते हैं, कटोरा में रख देंगे कटोरा के आकार का हो जाएगा। लेकिन ठोस नहीं होता। लेकिन क्या आयतन बदल जाएगा? क्या नहीं भाई, 1 लीटर तुम गिलास में रखो, लोटा में रखो, कटोरा में रखो, सस्पेन में रखे, कहीं भी रखे, 1 लीटर ही रहेगा। तो आयतन नहीं बदलता, आकार बदलता। क्या होता है द्रव का? द्रव का आकार क्या होता है? निश्चित होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे, द्रव का क्या होता? आकार निश्चित। लेकिन आकार और निश्चित, आकार निश्चित नहीं और निश्चित। अरे हट जा, हट जा, हट जा। और निश्चित, आकार अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित होगा। ध्यान में रहेगा क्या? बोलो, ध्यान में रहेगा क्या? आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता। बर्तन का आकार ले लेगा। कह रहा है कि प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। वही बता रहा हूं, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में नहीं रखा जाए वो उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इसका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते। ये दृढ़ नहीं होते, लेकिन ये क्या होते हैं? तरल होते हैं। सही बात है क्या?
आइए इधर देखते हैं, सॉरी 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 फॉर इंटरप्शन। क्रियाकलाप 1.4.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विषण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव में, तो भैया ठोस में विसरण संभव नहीं, द्रव में क्या होता है, बहाव। अरे सिंपल सी बात है, जिसका बहाव होगा उसको विसरण होगा। विसरण ही बहाव है, बहाव ही विसरण है, आप ऐसा समझ सकते हैं। वातावरण की गैसें विषित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। ध्यान में रहेगा क्या? चलो क्या कह रहा है इसको देखो। इसमें कह रहा है कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जितने भी जीवधारी अपने किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए। हम लोग भी सांस लेते हैं, आप भी लेते हैं, सभी पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु है सभी क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। चाहे वो पेड़ पौधा ही क्यों ना, पेड़ पौधा भी सांस लेने में ऑक्सीजन ही लेता है। प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन ही लेगा। कह रहा है सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। जलीय जंतु भी जल में घुली मतलब वो ऑक्सीजन ही लेगा। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव में क्या? ठोस घुला होता है, द्रव या गैस, तीनों का विषण संभव है। द्रव में ठोस भी, द्रव भी और गैस तीनों मिल सकते हैं। क्या ठोसों की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण की दर अधिक होती है? सही बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ज्यादा रिक्त स्थान होता है, खाली जगह रहेगा, दौड़ेगा तेजी से, obvious सी बात है। खाली जगह रहेगा, आपको दौड़ने के लिए बोल दिया गया और सब भरा भरा रहेगा, आपको दौड़ने के लिए बोला जाएगा, तो आप दौड़ नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीका। खाली खा लिया, पूरा ट्रैक खा लिया, दौड़ बेटा जितना दौड़ना, तो भैया तेजी तेजी दौड़ लोगे, obvious सी बात है। जगह ज्यादा, गति ज्यादा। ठोस में कम जगह, कम गति। द्रव में ज्यादा जगह, ज्यादा गति। गैस में बहुत ज्यादा जगह, बहुत ज्यादा गति। इसलिए विषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? गैस में होती है। यही बातें आपको समझाने का प्रयास ये बार बार कंटिन्यू कर रहा। तीसरी अवस्था की बात बोल रहा है, गैसियस अवस्था, गैसियस स्टेट। क्या आपने कभी भी गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया? बिल्कुल ध्यान दिया, हम सबने ध्यान दिया। जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, उससे पता चलता है कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उनसे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस। जनरली हवा भरने वाले सिलेंडर में, हवा जो भरा जाता है सिलेंडर, हवा भरने वाले जो गुब्बारे होते हैं, उड़ने वाले गुब्बारे, उसमें हीलियम गैस होते हैं जनरली। लेकिन आइए देखते हैं। कह रहा है 100 ml के 3 सिरिंज ले और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें। जैसा कि चित्र में दिखाया गया आपके सामने यहाँ पे, ये सिरिंज वही सिरिंज है जिससे क्या होता है? सबको डर लगता। हकीकत तो ये है, डर सबको लगता है। ये क्या है? ये भाई सिरिंज, इसको क्या किया? रबर कॉर्क से क्या कर दिया? बंद कर दिया। बंद कर दिया, ऐसा नहीं कि पिस्टन, इसको पिस्टन बोलते हैं। ये सिरिंज है, ऐसे दबाते हैं ना, ऐसे करके जो दबाते हैं इधर निकलता है, ये निडल हो गया, इधर से पिस्टन हो गया, इधर वाले बंद कर दिया गया, और ये पिस्टन है। पिस्टन क्या करेगा? दबाएगा। आइए चेक करते हैं क्या कर रहा है भाई साहब। कह रहा है कि 3 सिरिंज ले और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा ले। हटा लिया। पहले सिरिंज में हवा भरने दे। अच्छा, पिस्टन को हटा लिया। पहले सिरिंज में हवा भरने दे, दूसरी में जल और तीसरे में चॉक के टुकड़े। पहले सिरिंज में क्या करना हमको? हवा भरना, दूसरी में जल और तीसरे में चॉक। 3 सिरिंज लिया, पहले हवा, दूसरे में क्या? जल और तीसरे में चॉक। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगा। अब फिर से पिस्टन लगाएंगे, हवा वाला जाएगा थोड़ा नीचे तक। आइए देखते हैं। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगा। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए थोड़ी और वैसलीन लगा दे। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होता है। जिसमें हवा भरने दिया था उसको आपने दबाया तो दबा, लेकिन गैस में कम दबेगा, ठोस में बहुत कम। वही कहना चाह रहा है। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता, कंप्रेशन काफी अधिक है। किसमें? गैसों में। तो किसमें अधिक है? गैसों में काफी अधिक है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले जो एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें क्या होता है? उसमें तो हवा भरा जाता है, लेकिन रहता वो किसमें है? गैस के फॉर्म में रहता। क्या राय किया? क्या राय की? देखो कहाँ चला गया? वहाँ हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है या अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, में संपीड़ित गैस होती है। मतलब रहता तो गैस है,
लेकिन सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होता। तो ये कैसे होता? तो उच्च दाब जब करिएगा तब होगा। उच्च दाब और निम्न ताप पर ऐसा होता। निम्न ताप पर जो गैस है वो किस में, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद आपको रखना काम की चीज, कि गैस को आप द्रव में बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ताप को निम्न, दाब को उच्च। बोल रहा है कि वह एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। कह रहा आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी, प्राकृतिक गैस, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन। और इसमें ब्यूटेन पाया जाता। वापस आते हैं मुद्दे पर। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इतना सारा गैस है, उसको एक सिलेंडर में भर लिया, अब सिलेंडर को उठा के यहां से वहां तक ले जाएंगे। ठीक है, तो कम जगह में ज्यादा आ गया, इसलिए इसका ट्रैवलिंग भी क्या होता है, आसान होता। हमारे नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यह गंध हम तक कैसे पहुंचता? तो ये सभी के सभी क्या है, गैसों के विसरण के कारण होता। ये सेम टू सेम वही है जो अगरबत्ती आपने जलाया तो आपके पास पहुंचता, परफ्यूम आपने यूज किया तो आपके पास पहुंचता। कह रहा कि यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाते हैं। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विषण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विषण बहुत तीव्रता से होती है। ये बातें हमने आपको क्या किया है, बता रखा। देखो ये क्या है, ठोस है, इसमें दो कण के बीच में स्पेस कम है, इसमें जगह क्या है, जगह क्या है, कम। इसमें देखो इसमें थोड़ा ज्यादा जगह है तो ज्यादा इधर उधर गति कर सकता हूं। तो ठोस से ज्यादा इसमें, द्रव में। इसमें देखो बहुत ज्यादा जगह खा ले तो भैया ये भटक सकते हैं। ये क्या होगा, सबसे अधिक। तो सबसे कम जगह किसमें, ठोस में, और सबसे अधिक जगह गैस में। इसलिए ठोस के विषण बहुत कम, ना के बराबर ना होंगे, जबकि गैस के विषण सबसे अधिक होंगे। वो सबसे अधिक गति कर पाएगा। यही चीज आपको दिखाया गया। कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन है छोटा छोटा। कह रहा है क्या आप पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? हाँ बदलते हैं भाई। वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनते हैं, गैस से ठोस बनते हैं, गैस से द्रव बनते हैं, अवस्था तो बदलती है। आइए देखते हैं। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। सही बात। पदार्थ जल तो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे बर्फ के रूप में रहा तो ठोस हो गया, अगर पानी के रूप में रहा तो द्रव हो गया, और वही भाप के रूप में रहा तो क्या हो जाएगा, गैस हो गया। कह रहा है ठोस जैसे कि बर्फ, द्रव जैसे कि जल, और गैस जैसे कि जलवाष्प, तीनों अवस्थाओं में। कह रहा अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता, कुछ तो होता होगा, अवस्था बदलता होगा। तो आइए उसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान के परिवर्तन से उसकी अवस्था क्या होती है, परिवर्तित होती है। क्या होती है, आइए समझते हैं। चला एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें। कितना, 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें, एवं चित्र 2.6 के अनुसार से प्रयोगशाला में थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर को बल्ब बर्फ को छू रहा हो। कहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ। देखो क्या किया, एक ही बीकर ले लिया, बीकर में बर्फ का टुकड़ा डाला और इसमें थर्मामीटर लटकाया है ताकि इस बर्फ का तापमान कितना है ये मापा जा सके। ठीक है, प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाने वाले तापमान को बोलते हैं प्रयोगशाला तापमापी, लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर, इसको क्या बोलते हैं, लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी कितना, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक को क्या करता है, ये मापता। ध्यान में रहेगा क्या? अब बोल रहा, अब यहां समझ। कह रहा बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए, आइए वापस आते हैं। कह रहा है एक बीकर लिया, 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लिया, उसमें थर्मामीटर डाल दिया और टेम्परेचर मेजर कर लिया। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू कर दिया। अब बीकर को क्या करिए, गर्म करना। यहाँ पे गर्म कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है बीकर को।
धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः से तापमान नोट करें। ठोस से द्रवावस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें। जब एक छड़ उबलने न लगे, जल उबलने लगे ये क्या कहना चाह रहा है ये इसको मैं समझाता हूँ। और फिर थर्मामीटर की मापा बराबर नजर रखें और वह अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। देखो ये क्या कह रहा है, सो देखो एक बार आपने मापा तब जब सिर्फ बर्फ था, आपने टेम्परेचर मेजर कर लिया। फिर हमने कब मापा तो उसको थोड़ा सा गर्म किया, पूरी तरीके से बर्फ नहीं पिघला है, और माप लिया टेम्परेचर कितना है। अब बर्फ पिघल गया पूरी तरीके से, पानी में बदल गया, तब टेम्परेचर मेजर किया थर्मामीटर से कितना है। अब जो पानी हुआ, बर्फ जो पानी में कन्वर्ट हुआ उसको आपने उबालने लगा, बॉयल होने लगा, तब टेम्परेचर मेजर किया, तो भैया टेम्परेचर तो बदलेगा। क्या है वही कहना चाह रहा, कह रहा ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि स्पेस बढ़ता। कह रहा है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगता है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। भाई ठोस है, गर्म किया, ऊर्जा मिला, गतिज ऊर्जा, इधर उधर गति करेगा, स्पेस है, गति करेगा, इधर उधर गति करेगा, तो क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा, घटने लगेगा, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा। वही बात बोल रहा। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित क्या होता है, हो जाता, द्रव में परिवर्तित क्या होता है, हो जाता है। ये बातें बोल रहा, यही चीजें तस्वीर में दिखाई जो हमने आपको बता दिया। ये बर्नर है, ये बर्फ है, ये बीकर है, कांच की छड़ है, थर्मामीटर है, लोहे का स्टैंड हमने आपको बता दिया। कुछ नहीं, इसको गर्म किया है, पहले बर्फ था, अब बर्फ कन्वर्ट हो गया जल में। तो क्या कह रहा है, काम की चीज है, आपने गर्म किया, ठोस पिघलकर द्रव में चला गया। बोल रहा है कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई भी ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसका क्या होता है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता। कोई ठोस है, इसको आपने गर्म करना शुरू किया, ये ठोस पिघलेगा, पिघलना स्टार्ट करेगा, तो जिस टेम्परेचर पे पिघल के द्रव में कन्वर्ट होगा तो उस मिनिमम टेम्परेचर को, उस न्यूनतम तापमान को क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलता है। सर्वाधिक मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा किसका होता है, टंगस्टन का होता। देखिए कहता है किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता। मतलब अगर किसी ठोस का गलनांक ज्यादा है, मतलब उस ठोस में जो कण है उस दो कणों या संपूर्ण कणों के बीच में आकर्षण बल उतना ज्यादा है, जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा गलनांक उतना ज्यादा होगा। यही कहने का ये प्रयास कर रहा। बोला बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन, केल्विन क्या है, ऐसा यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संगलन भी बोलते हैं। या तो गलन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे इसको, या तो गलन बोले या फिर क्या बोलेंगे, संगलन भी बोलेंगे। और जिस टेम्परेचर पे इसका संगलन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है गलनांक। तो कह रहा है किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। तो तापमान जैसे ठोस द्रव में बदल रहा, तो जिस समय ठोस द्रव में बदलता है उस कंडीशन में दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन हमने जो गर्म किया वो ऊर्जा कहाँ गया, तो इसी को अवस्था परिवर्तित करने में चला गया। इसके ठोस के हर कण को ऊर्जा देने में, इग्नाइट करने में ऊर्जा खपत हुई, और वो कन्वर्ट किया किस में, द्रव में। क्योंकि ये ऊर्जा गुप्त हो गई, ऊष्मा गुप्त हो गई, दिख नहीं रहा, उसके अवस्था परिवर्तन में चला गया, इसलिए उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट बोला जाता। आइए देखते हैं। कहता है गलने की प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता, गलनांक पर पहुंचने के बाद संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बर्फ पिघलने लगा तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं, पूरा का पूरा बर्फ पिघल जाएगा तब टेम्परेचर बदलेगा। सही है क्या, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो।
क्या कह रहा है, सो देखो। कह रहा है गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। मतलब जो आकर्षण बल उसको तोड़ने में ये ऊर्जा खपत हो जाती है, ऊष्मा खपत हो जाती है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। क्योंकि भैया क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ये गुप्त हो जाता। कह रहा है चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि अब बीकर में ली गई सामग्री में छुपी हुई है जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। जहां गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई होता है वायुमंडलीय दाब पर, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलता। एक केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रक्षुब्ध उष्मा कहते हैं। ये आपको एक ध्यान में रखना। क्या बोलता है, सो देखो, बोल रहा कि वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन के प्रक्षुब्ध उष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। कह रहा है जब हम जल में उष्मीय ऊर्जा देते हैं, क्या देते हैं, देखिएगा, एक सेकेंड, हेलो, आइए। कह रहा है कि जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है इतना लंबा चौड़ा कहानी का? इतना लंबा चौड़ा कहानी का सिंपल सा मतलब है, कोई ठोस है, इसको आपने क्या किया, गर्म किया, ये बदलेगा द्रव में। तो जिस न्यूनतम टेम्परेचर पे ठोस द्रव में बदलेंगे उसको बोलेंगे गलनांक। क्या बोलेंगे, गलनांक। अब क्या बोल रहा है, अब अगर इस द्रव को आप और गर्म कर देंगे, द्रव किस में बदल जाएगा, गैस में। तो जिस न्यूनतम तापमान पर यह क्या होगा, द्रव गैस में बदलेगा, उसको क्या बोल लेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। इसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट, उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठोस द्रव में बदलेगा, मेल्टिंग पॉइंट। द्रव गैस में बदलेगा या वाष्प में बदलेगा, वो कहलाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान कितना होता है, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं यह 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 273 प्लस 100, 373 केल्विन। सही बात है क्या? चलो नेक्स्ट पे आता है। यही बोला है, क्या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को प्रभावित कर सकते हैं? इसे उसी तरह प्रभावित कर सकते हैं जैसे हमने संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा को प्रभावित किया था। तो जब तक जल पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाएगा किसमें, वाष्प में, तब तक उसका तापमान नहीं बदलेगा। और जो ऊर्जा उसमें लगा, उष्मा उसमें लगा, उसी को बोलेंगे वाष्पीकरण की क्या, लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा बोलेंगे। यही आपको ये उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, क्या रहा है, क्या सो देखो। कह रहा है कि पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा, अच्छा, भाप में अधिक होती है या पानी के कणों में? जैसे आपने पानी को गर्म किया और भाप बन गया, तो आप भाप से हाथ पका और पानी से हाथ पका, तो भैया भाप में चूंकि गुप्त उष्मा भी है, मतलब उष्मा ज्यादा है, उससे पकेगा तो आपका हाथ ज्यादा पकेगा, जल से थोड़ा सा कम पकेगा। यही वो कहना चाह रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वाष्प में क्या होता है, भाप में क्या होता है, गुप्त उष्मा होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की क्या होती है, गुप्त उष्मा होती है। कह रहा है ठोस उष्मा लेगा तो द्रव अवस्था में जाएगा, द्रव उष्मा लेगा तो भैया गैस अवस्था में जाएगा। लेकिन गैस
लेकिन गैस उष्मा खत्म करेगा, कम होगा, ठंडा करेगा तो द्रव बनेगा, द्रव ठंडा होगा तो क्या बनेगा, शीतलता पर ठोस बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस से गैस में चल जाता, ठोस से गैस में, ठोस सीधे गैस में चला गया और गैस सीधे ठोस में चला गया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाता है, ठोस जो द्रव में जाएगा, यदि देखो ठोस है, ठोस को गर्म करना करते तो द्रव में जाना चाहिए था, द्रव को करेंगे तो गैस में जाना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे हैं ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में चल जाएगा, द्रव में नहीं, तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। लेकिन कुछ ऐसे हैं द्रव, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में आना चाहिए लेकिन नहीं जाएगा, सीधे ठोस में चला जाएगा, इसको बोलेंगे निक्षेपण। इंग्लिश में बोलता है इसको सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है, यही चीज आपको दिखाया है तस्वीर में। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो रहा, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर है, थोड़ा गर्म करेगा तो लिक्विड में नहीं सीधे उड़ी जगह खत्म हो जाएगा, समझे, ये कह रहा। आइए इस चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, बड़ी बढ़िया चीज है ये। तीनों अवस्थाओं का पदार्थ का अंतर रूपांतरण क्या है सो देखते हैं। कह रहा ठोस को गर्म करेंगे, संगलन करेंगे, पिघलाएंगे तो द्रव में बदलेगा, और ये उष्मा लेता है, इसलिए क्या हो गया, उष्मा शोषी, उष्मा लेकर ऐसा होगा। द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा, इसको बोलेंगे वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। ये कैसा होगा, ये भी उष्मा लेता है, इसलिए क्या होगा, उष्मा शोषी। लेकिन ये जो गैस है, गैस किस में कन्वर्ट होगा, ठोस में, तो उष्मा छोड़कर होगा, तो ये क्या लाएगा, उष्मा क्षेपी, उष्मा ये बाहर निकालेगा तब, और इसको बोलते हैं निक्षेपण। ठोस का, अरे गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण, जबकि ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। ठोस का द्रव में बदलना संगलन, जबकि द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता, फ्रीजिंग कहलाता। और ये कैसा है, फ्रीजिंग। द्रव जब ठोस में बदलेगा तो ये उष्मा क्षेपी होगा, लेकिन ठोस जब द्रव में बदलेगा तो उष्मा शोषी होगा। द्रव जब गैस में बदलेगा तो उष्मा शोषी होगा, लेकिन जब गैस द्रव में बदलेगा, जिसको संघनन, कॉन्डेंसेशन बोला जाता। ठोस का द्रव में बदलना संगलन या गलन, लेकिन द्रव का ठोस में बदलना ये जमना। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण, लेकिन गैस का द्रव में बदलना संघनन। ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, लेकिन गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण। तो सारी बातें हमने आपको बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा वाष्पीकरण, क्या कह रहा, वाष्पीकरण पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव उष्मा देना या दाब देना बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण देख सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे क्या कोई पदार्थ वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं? द्रव को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे क्या होते हैं, वाष्प में। आपके घर में कोई चीज है, पेट्रोल ही लो, पेट्रोल को रखो, आज छोड़ दो, पेट्रोल क्या होगा भैया, उड़ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना उसको गर्म करेंगे तब उड़ेगा ना, उड़ जाएगा। कह रहा हम कपड़ा सुखा रहे हैं, कपड़ा को छोड़ दीजिए, हवा से उड़ जाता। कह रहा हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों में कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं। मतलब वाष्पीकरण क्वथनांक से कम ही तापमान पर होता है और क्वथनांक के तापमान पर उबलने लगता। जैसे आप पानी को गर्म करते होंगे तो आप देखते होंगे पहले पानी जब गर्म होता है तो पानी के ऊपर का हवा, मतलब ऐसा वाष्प निकलने लगता, भाप निकलने लगता। तो वो भाप निकल रहा है, उस समय पानी उछल कूद नहीं कर रहा, भाप निकल रहा बस। तो पानी का भाप जो निकल रहा है ना, वो वाष्पीकरण है। अभी क्वथनांक पे नहीं पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो पानी उछलने कूदने लगता, वो
उबलता है। तो उबलता है क्वथनांक पर, लेकिन वाष्पीकृत होता है क्वथनांक से कम टेम्परेचर पे। कह रहा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या है कारक। तो भैया क्या कारक है, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, मान लेते हैं क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वाष्पीकृत ज्यादा होगा। अब ग्लास में दूध को रखो, एक थाली में दूध रखो, उतना ही दूध, तो थाली वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा, ग्लास में थोड़ा देर से होगा, क्योंकि ग्लास के क्षेत्रफल क्या हो गया, कम है, थाली का क्षेत्रफल ज्यादा, तो क्षेत्रफल ज्यादा वाष्पीकरण की दर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा, आर्द्रता कम वाष्पीकरण की दर ज्यादा। आइए समझते हैं। कह रहा सतह क्षेत्र बढ़ने पर, अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया, सतही क्षेत्र के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाते हैं। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, फैला देते हैं, फैला देते हैं तो भैया वो जल्दी सूखता है। और क्या है, और देखते हैं, और देखते हैं, ओए देखो तापमान, तापमान में वृद्धि, क्षेत्र बढ़ा देने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान का क्या है, तापमान बढ़ाने से अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा उड़ जाएगा, फुल से उड़ जाएगा। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता कम करोगे वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, उल्टा होता है। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगर आपसे आर्द्रता कोई पूछ लिया आर्द्रता किसको बोलते हैं, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं, आर्द्रता। और इसको मापने वाले को बोलते हैं आर्द्रता मापी। क्या बोला जाता है, आर्द्रता मापी बोला जाता, हाइड्रोमीटर। ठीक है क्या, आ जाइए। इसमें क्या रहा, किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, गति की वृद्धि होगा, फैन तेज कर दोगे तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा ठंडा में। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सही बात है। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, वो भी घट जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है, सही बात है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया जवाब है, एनसीईआरटी में एकदम सटीक जवाब दिया। वाष्पीकरण जो है के कारण शीतलता कैसे होती है, तो कोई जल रखा हुआ है, वाष्पीकरण तो उसका होना तय है, कंटिन्यू होता है, तो उड़ेगा, तो ऊर्जा कम हो जाएगा जल का या किसी भी वस्तु का, तो आसपास से क्या करेगा, ऊर्जा भरपाई करेगा, फिर ये उड़ेगा, फिर भरपाई करेगा, तो आसपास का माहौल या वो वस्तु, ये पदार्थ क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। किससे, वाष्पीकरण से। वही आपसे पूछ रहा कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। जैसे ठीक है, ये उड़ गया ऊपर वाष्प बन के, तो आसपास से क्या होगा, ऊर्जा ले लेगा, तो यहां पर तो ठंडा महसूस हुआ, फिर उड़ेगा, फिर ऊर्जा लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये शीतल हो जाएगा आसपास का माहौल। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव, नाखून की पॉलिश हटाते हैं ना, पेंट हटाते हैं ना एसीटोन से, वही बोल रहा, अपने हथेली पर गिराते तो क्या होता, भैया उड़ जाता। इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हथेली पर शीतलता आती है। इसी टोन को आप हाथ में रखेंगे तो क्या होगा, हाथ शीतल हो जाएगा। कह रहा है कि तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूं मैं। घड़ा, गर्मी के दिन में क्या होता है, घड़ा में जल रखते हैं, क्या होता है, वो भी वाष्पीकरण के कारण ही तो घड़ा का जल क्या होता है, ठंडा होता है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए भाई, आइए देखते हैं क्यों पहनने चाहिए। रासायनिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, सही बात है। अच्छा, पसीना से क्या होता है, शरीर का तापमान संतुलित होता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। पसीना छूटेगा, आसपास के वातावरण से क्या होगा, वो वाष्पीकृत होगा, जिससे हमारे शरीर का तापमान घटेगा और हमको ठंडा महसूस होगा।
करा वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, जो हम की बता चुके हैं आपको। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, बता चुका हूं। फ्लोरेसेंट ट्यूब नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस भरी जाती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में ऊर्जा प्लाज्मा बनता है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बोला बोस आइंस्टीन कंडेंसर 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। भारतीय वैज्ञानिक कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस, 1920 में। पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन, शुरुआत किसने किया? बोस साहब की ना, हाथ में मिला 1922 में। बोल रहा है कि 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीसी कहा गया। 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, उल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वैमन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब शुरुआत किसने किया? बोस ने। देखो नाम से क्लियर है, बोस ने शुरुआत किया। बी फॉर बोस सत्येंद्र नाथ बोस, ए फॉर आइंस्टाइन, उसको आगे बढ़ाया आइंस्टाइन, सी फॉर कंडेंसेट, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो भाई क्या हुआ? 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, उल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त कर लिया। उसके लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, सामान्य जो वायु है उसका जितना घनत्व है उसका 1,00,000वां छोटा हिस्सा, 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से। बहुत कम घनत्व और बहुत कम तापमान, ये क्या होगा? बहुत कम घनत्व और बहुत कम तापमान। घनत्व भी बहुत कम और तापमान भी बहुत कम होगा, तब ये क्या होगा? ये 5वीं व्यवस्था आपको मिलेगी। सही बात है क्या? सही बात है क्या? ये वाष्पीकरण वही चीज हम लोगों को समझाया था। कह रहा है कि जब हम वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण, ये वही कह रहा है कि हमको गर्मी में जो कपड़ा है ना वो सूती क्यों पहनना चाहिए, वो वाली बात आपको बोल रहा। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाती है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें क्यों नजर आती है? तो ये भी उसी के कारण होता है भाई। ठीक है, कह रहा है किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, सही बात है। जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें क्या जल की कुछ बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा क्या होती है? ठंडे ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और थोड़ा सा और यह द्रवावस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखिए चैप्टर्स पढ़ाने में थोड़ा सा समय वक्त लगता है, 9th का क्लास का है ये। सारी चीजें हमने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये सारी चीजें हमने बता दिया है। पदार्थ की अवस्था अंतः प्रवर्तित होता है, तापमान से बदल जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैस सीधे ठोस से बदलता है। क्वथनांक की समष्टि प्रकटन, इसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में बदलते हैं। वाष्पीकरण क्या है? एक सतही प्रघटना है। सतह के क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया, एक एक चीज लाइन बाय लाइन सारी चीजें हमने आपको बताया। पहले थ्योरी, फिर ओरिजिनल एनसीईआरटी। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, फिर आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस उम्मीद के साथ हम मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।
नमस्कार, मैं आपका अरुण कुमार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर कौन सा, थर्ड। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। आइए इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं फटाफट से, सबको समझते चलेंगे। आइए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर एक बात बताओ, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन ऐसा है जो मिला हुआ नहीं है? देखो, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, मिला हुआ है, सही है। कह रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3, ये भी सही है, तो ये भी सही है भाई। कह रहा है सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2S, क्या होता है Na2S, यहाँ पे Na2SO4 दिया तो ये गलत हो गया, Na2S। सोडियम सल्फाइड का सूत्र ये होता है, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है और जो सुमेलित नहीं है वही बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर चेक करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये सही सुमेलित है। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, ये सही सुमेलित है। तो इस 5 में से 4 सही सुमेलित है, जबकि ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। सोडियम सल्फाइड Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फाइड नहीं। सोडियम सल्फाइड का Na2S होता है, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताइए। तो Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम सल्फाइड, ये बिल्कुल सही है। इसको क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम सल्फाइड, ये सही है। फिर बोलता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो ये भी सही है, कैल्शियम क्लोराइड। फिर बोलता है K2SO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, ये भी सुमेलित है। फिर बोलता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी सुमेलित है। ये सब तो सही फॉर्मूला लिखा हुआ है। CaCa3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, बुझा हुआ चूना नहीं बोलते, इसको लाता है कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, तो ये चूना पत्थर का सूत्र है, ठीक है। या इसी को लाइम स्टोन बोला जाता है। संगमरमर का सूत्र पूछा जाएगा तो यही होता है संगमरमर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोती का भी सूत्र यही होता है। अगर आपसे बोलेगा कि अंडे का जो खोला होता है, खोखा ऊपर का, वो किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। बुझा हुआ चूना का क्या होता है, सो समझिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है। इसको चूने का पानी भी बोलते हैं, चूने का पानी भी बोला जाता है, ठीक है भाई। तो ये होता है, जबकि ये बोला है कि CaCO3 बुझा चूना, तो ये गलत दिया। क्योंकि ये गलत दिया, सुमेलित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई ही हो जाएगा, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर H2S में, हाइड्रोजन सल्फाइड में कितना परमाणु है? तो परमाणु की संख्या देखिए कितनी है, 2 + 1, 2 + 1 कितनी है? 3 है। हाइड्रोजन सल्फाइड में परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो गए। ये जल दिया है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगर जल में ही पूछ लेता तो कितना? 1 2 3 3 होता। इसमें पूछ लिया कितना? 1 2 3 3 हुआ, सिंपल सी बात। अगर आपसे परमाणुकता पूछ लेता तो भी आंसर वही होता। अगर एटॉमिसिटी परमाणुकता पूछ लेता, एटॉमिसिटी परमाणुकता पूछ लेता, तो उसका भी आंसर क्या होता? 3, क्योंकि एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या कह रहा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सर PO4 फॉस्फेट 3- PO4 3- में कितना तत्व है? तत्व पूछा जा रहा है कितना, तो भैया फास्फोरस एक तत्व है और एक ऑक्सीजन तत्व है, तो 1 1 2 ही तत्व तो है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगर आपसे पूछ लेगा फास्फोरस, तो फास्फोरस मुख्य रूप से एक श्वेत फास्फोरस होता है जिसको पीला फास्फोरस बोलते हैं, एक लाल फास्फोरस होता है, एक काला फास्फोरस होता है। अगर आपसे पूछ लेगा सबसे अस्थायी फास्फोरस कौन सा है, सर्वाधिक अस्थायी फास्फोरस कौन सा है,
भैया श्वेत फास्फोरस। जबकि सर्वाधिक अस्थायी फास्फोरस कौन सा होता है, तो काला फास्फोरस। आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लेगा कि माचिस की रगड़ने वाली सतह पे कौन सा फास्फोरस होता है, माचिस लाल फास्फोरस होता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि भाई ये बताइए श्वेत फास्फोरस को किस में, तो जल में डुबो के रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर ये बताइए नाइट्रिक अम्ल HNO3 का द्रव्यमान कितना होता है, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित द्रव्यमान कितना होगा, सो देखो हाइड्रोजन का ये 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 है तो 3 से गुना कर दिया, तो ये 14 1 15 हो जाएगा और 16 48 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान 63U होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? चलो इस तरीके से द्रव्यमान कैलकुलेट किया जाता है, सबका अलग अलग। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि CaCl2 का इकाई द्रव्यमान कितना है, सो बताइए। देखो तो कैल्शियम का कितना होता है, आप जानते हैं कैल्शियम का होता है 40, ठीक है, अरे बोलो। जबकि क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब हमको निकालना है कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान। CaCl2 का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, कैल्शियम 40 का 40 प्लस क्लोरीन 2 है और एक क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5। कितना हुआ 40, 35 दूनी 70 और 70 और 1 71, मतलब 71। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 7 4 11, 111 द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो गए। ठीक है क्या? कुछ नहीं किया, द्रव्यमान को हमने सिंपली ऐड कर दिया है, सबका पार्टिकुलर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सर 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित कर रहा। सिंपल सा बोला, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये जल के बना रहा कार्बन डाइऑक्साइड। ये है 3 ग्राम, ये है 8 ग्राम, तो ये बन रहा है 11 ग्राम। अब बोल रहा है कि तो 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा। अब कार्बन को 3 ग्राम ही रखा गया, लेकिन ऑक्सीजन को 50 ग्राम ही रखा गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम बनेगा। देखो ये 3 ग्राम है तो 50 ग्राम ऑक्सीजन 2 हिस्सा में होगा, एक 8 ग्राम और एक 42 ग्राम। सिंपल सी बात है। तो इस 3 ग्राम कार्बन को अभिक्रिया करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन तो मिल गया, तो भैया 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। लेकिन ये जो 42 ग्राम ऑक्सीजन बचा, उसके अभिक्रिया के लिए कार्बन है ही नहीं, इसलिए इस 42 ग्राम का कोई यूज नहीं होगा। ये वापस से 3 ग्राम कार्बन इस 50 ग्राम ऑक्सीजन में से 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया कर पाएगा और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण कर पाएगा। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड भैया, 11 ग्राम ही इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आया क्या? देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये 3 ग्राम चाहिए या 8 ग्राम, तब जाके 18 ग्राम बनेगा। लेकिन दिया हुआ अगला क्वेश्चन में ये 3 ग्राम है और ये 50 ग्राम है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो भैया ये 3 ग्राम है तो 50 ग्राम में से 8 ग्राम तो 3 ग्राम से जुड़ के 18 ग्राम CO2 बना लेगा। लेकिन इस जो 42 ग्राम बचा, उस 42 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कार्बन है ही नहीं, तो अभिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा नहीं बन पाएगा, बनेगा उतना ही, कितना 11 ग्राम ही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये नहीं पूछ रहा कौन मिला हुआ, ये पूछ रहा कौन मिला हुआ नहीं है। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2, बिल्कुल सही है। बोला कैल्शियम क्लोराइड का होता है CaCl2, बिल्कुल सही है। बोला कॉपर नाइट्रेट का सूत्र होता है CuNO3 का होल ट्वाइस, ये भी सही है।
कौन सुमेलित नहीं है? देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, इसलिए गलत है, गलत है, सुमेलित नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या कह रहा? सो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा कि निम्न पदार्थ का द्रव्यमान सुमेलित नहीं है। किसका द्रव्यमान सही नहीं दिया गया, आइए चेक करते हैं। देखो हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ दिया 36.5 सही है। देखो एक सल्फर का होता है, सल्फर का कितना होता है 32, एक सल्फर का 32, 8 सल्फर है तो कितना होगा 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, 256, ये भी सही सुमेलित है। देखो फास्फोरस, देखो एक कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है 2 से गुना कर लिया, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है 2 से जोड़ दिया तो 12 दूनी 24, 2 26, ये भी सही सुमेलित है। देखो यहाँ पे चेक करिए, एक नाइट्रोजन का होता है 14, एक हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना 16, 16 एक का 3 है तो 3 से गुना किया तो 14 प्लस 1 प्लस 16 48, 8 1 9, 9 4 13, 3 4 5 3 4 1 5 1 6, नहीं यही 4 1 6, ये तो हो गया जुड़ गया 63, यहाँ 64 दिया है इसलिए ये सुमेलित नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सही है क्या? एंड बोलो, ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पे 64 नहीं, यहाँ पे 63 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात कितना, द्रव्यमान अनुपात, तो कार्बन का कितना होता है 12 होता, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 16 गुने 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, सो देखो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 तिया 6 तो 3:8, 3:8 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। द्रव्यमान अनुपात का इसको नियम बोलते हैं, इसको ही स्थिर अनुपात का नियम भी बोला जाता है। कौन सा? स्थिर अनुपात का नियम, या इसी को बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम बोलेगा ये नियम किसने दिया था, तो प्राउस्ट ने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने यह नियम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, सो देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सही नहीं है, कौन सही नहीं है ये बताना। तो भैया Na सोडियम का प्रतीक है, किसका है, सोडियम का प्रतीक, ठीक है सोडियम का। अरे बोलो, बोलेगा Al किसका, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। अगर आपसे पूछ लेगा ये किसका है, तो भैया हाइड्रोजन का प्रतीक, लेकिन ये क्या है, CO है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। जबकि इस क्वेश्चन में जो दिया गया इससे ये क्लियर हो रहा कि ये तत्व के बारे में पूछ रहा, कौन सा संकेत सही नहीं, तो ये तत्व नहीं है इसलिए संकेत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के राइट आंसर। भाई ये एक होता है CO, ओ नीचे होता है, ये कोबाल्ट का है, ये क्या है, कोबाल्ट का संकेत है। CO ये तत्व नहीं है, ये यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही विषैली गैस होती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो देखो इसमें कह रहा है निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया, निश्चित अनुपात का नियम पूछे या फिर स्थिर अनुपात का नियम पूछे, निस्थिर अनुपात का नियम पूछे या फिर स्थिर अनुपात का नियम पूछे, ये प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, प्राउस्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के राइट आंसर। वही अगर आपसे पूछ लेता गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो भैया डाल्टन ने दिया था।
स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने 1799 ईस्वी में दिया था। कब? 1799 ईस्वी में। जबकि गुणित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने 1803 में दिया। अगर आपसे पूछ लेगा लेवोजियर ने, तो लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था या सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का क्या किया? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था एल लेवोजियर ने। एल लेवोजियर को ही केमिस्ट्री का क्या पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है सो देखो। इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने किया दिया। हमने बताया कि द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है न ही द्रव्यमान नष्ट होता है, न ही निर्माण होता है नष्ट होता है। ये किसने बोला भाई? ये बोला एल लेवोजियर ने। और एल लेवोजियर को ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको रसायन का पिता भी कहा जाता है। रसायन का पिता भी कहा जाता आपके सामने है। अगर वही आपसे पूछ लेता कि प्राउस्ट स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? प्राउस्ट ने दिया। वही अगर आपसे पूछ लेता गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने दिया। वही आपसे पूछ लेता कि गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण नियम या गति का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। ध्यान में रहेगा क्या? चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये बातें क्लियर हो गई हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। डाल्टन का नियम, डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम, डाल्टन ने परमाणु मॉडल कब दिया था? 1803 ईस्वी में दिया था। इसमें कह रहा है कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया। ये बातें हम देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगर आपसे पूछ लेगा गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, तो समझिए ये कह रहा है कि कोई एक तत्व है कार्बन, वो दूसरे तत्व के साथ अलग अलग अनुपात में भी क्रिया किया, तो ये बनाया गया एक अलग तत्व कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे बनाया ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बोल रहा है कोई एक जो तत्व होगा कार्बन, वो दूसरे के साथ, दूसरे का द्रव्यमान अलग अलग होगा लेकिन पहले का द्रव्यमान एक ही होगा। एक ही द्रव्यमान के साथ दूसरे के साथ यह अभिक्रिया कर सकता है, बना सकता है। जैसे कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यहाँ देखो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 दूनी 32। तो बोल रहा है एक तत्व जो है ना कार्बन, वो दूसरे तत्व के साथ अलग अलग अनुपात में क्या हो रह सकता है। और ये दूसरा वाला जो तत्व है 16 और 32, उसका अनुपात एक वो भी फिक्स्ड होगा, ये भी 1:2 में होगा। तो कार्बन का हमेशा ये क्या हो जाएगा? 12-12-12 ही रहेगा। इसको बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। जबकि स्थिर अनुपात का नियम किसको बोलते हैं सो समझे। प्राउस्ट को बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये क्या होता है सो बताइए। ये होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट किया है तो कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? 32 हो गया। इसका अनुपात नियत रहेगा। ये क्या होगा? ये होगा 2 6 12, 2 16 2 32, 2 3 30, 2 8 16, मतलब 3:8 में होगा। ये आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगर आपसे पूछ लेगा कि हाइड्रोजन जो है ना कौन सा तत्व को आवारा तत्व बोला जाता है, आवारा तत्व हाइड्रोजन को ही बोला जाता है। अगर पूछ लेगा सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व पूछ ले या फिर गैस पूछ ले तो कौन सा है? हाइड्रोजन ही होता है। अगर आपसे पूछ लेगा ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन ही पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि स्वच्छ ईंधन किसे बोला जाता है, सबसे स्वच्छ ईंधन किसे बोला जाता है? स्वच्छ ईंधन किसे बोला जाता है? इसे बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लेगा सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, तो सर्वाधिक जो होता है ना ऊष्मीयमान किसका होता है? इसी का होता है। ऊष्मीयमान कितना होता है? 150 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है उसका ऊष्मीयमान। प्रति
ग्राम होता है इसका ऊष्मीयमान। अगर आपसे पूछ लेगा भविष्य का ईंधन किसे बोला जाता है, भविष्य का ईंधन किसे बोला जाता है, इसे हाइड्रोजन को बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लेगा हाइड्रोजन की खोज किसने की थे, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। ये वही हेनरी कैवेंडिश है जिन्होंने कैपिटल जी का मान का खोज किया था। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं।